जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान आप लोग एक नाम सुन रहे होंगे, बलूचिस्तान का। और ये मांग उठ रही है कि भारत को बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग कर अलग देश बनवाने में मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान के कई टुकड़े कर देने चाहिए। आखिर कौन सा देश है ये बलूचिस्तान और क्यों यह मांग उठ रही है कि उसे अलग देश बना लिया जाना चाहिए? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बलूचिस्तान भारत की आज़ादी यानी 1947 के दौरान 227 दिन तक अलग देश रहा है। 11 अगस्त 1947 से 27 मार्च 1948 तक यह अलग देश था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इस पर जबरदस्ती कब्जा करके अपने क्षेत्र में मिला दिया और तब से वहां अलग देश की मांग हो रही है। और पाकिस्तानी आर्मी ने इतने अत्याचार किए हैं बलूचों पर कि दिल दहलाने वाली वह दास्तानें हैं। तो आज बात करूंगा बलूचिस्तान पर ही, बलूच सभ्यता और बलूच संस्कृति पर भी, उसके इतिहास पर भी। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध। सन 1986 में गुलशन नंदा के उपन्यास पाले खां पर एक फिल्म आई थी। गुलशन नंदा वही मशहूर उपन्यासकार हैं जिनकी कहानियों पर या उपन्यासों पर काजल, कटी पतंग, खिलौना और दाग जैसी फिल्में आई थी। पाले खां फिल्म और यह जो उनका उपन्यास था, यह बलूचिस्तान के एक निवासी पर था जो कि वास्तव में एक अफगानी पठान था। यह कहानी है पाले खां की। यह कहानी है बलूचिस्तान में बसे एक पठान योद्धा की, जो कि जुल्म और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ता रहता है। इस कहानी में बलूचिस्तान की पृष्ठभूमि, वहां की कबायली संस्कृति और पठानों की वीरता को दिखाया गया था। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का एक प्रांत है। बलूचिस्तान का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है। कभी यह आर्य सभ्यता का भी केंद्र था। यहाँ की मेहरगढ़ सभ्यता 7000 से 2600 ईसा पूर्व की मानी जाती है और यह विश्व की सबसे प्राचीन कृषि आधारित बस्तियों में से एक है। यहाँ पुरातात्विक खुदाई में पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन और प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। नवपाषाण युग में मेहरगढ़ में मानव बस्तियों ने मिट्टी के घर, अनाज भंडारण और पशुपालन की शुरुआत की थी, जो इस क्षेत्र को प्राचीन सभ्यता का केंद्र बनाता है। बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव में भी रहा है। यहाँ के पुरातात्विक स्थल जैसे उस्तुकांगेडोर और पिरक इस सभ्यता के व्यापार और संस्कृति से जुड़े थे। बलूचिस्तान व्यापारिक मार्गों का केंद्र था, जो मेसोपोटामिया, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को जोड़ता था। यहाँ से लाल वर्द जैसे कीमती पत्थरों का निर्यात होता था। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती रही है। महान आचार्य चाणक्य गुप्त के प्रयासों से बने मौर्य साम्राज्य का भी यहाँ पर कुछ हिस्सों में कब्जा था। ये 4वीं और 3वीं ईसा पूर्व में बलूचिस्तान के कुछ हिस्से चंद्रगुप्त और अशोक के शासनकाल में उनके राज्य का हिस्सा थे। आज जो यहाँ बलूच जातियां हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वे कैस्पियन सागर के आसपास से यहाँ 10वीं-11वीं शताब्दी के पास आई थी और इस क्षेत्र में अब बलूच, ब्राहुई और पश्तून जैसी जनजातियां रहती हैं। 7वीं शताब्दी में अरब आक्रमणकारियों ने यहाँ इस्लाम का फैलाव किया और बलूचिस्तान खलीफा और इस्लाम के जो राजा थे उनके तहत आ गया था। इनसे पहले यहाँ पे हिंदू और बौद्ध सभ्यता फलती फूलती रही है। वैदिक सभ्यता भी फलती फूलती रही है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में बलूचिस्तान में कई स्वतंत्र रियासतें थी, जैसे कालात खानते,
ये रियासतें स्थानीय बलूच सरदारों द्वारा शासित थी और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी थी। ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन से पहले बलूचिस्तान ने अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को काफी हद तक बनाए रखा था। बलूचिस्तान में कभी हिंदू सभ्यता का भी प्रभाव था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी यहाँ पे मेहरगढ़ और अन्य पुरातात्विक स्थल ये सब मिलते हैं। यहाँ कई चीजें ऐसी मिली हैं जिससे प्रमाण मिलता है कि यहाँ कभी हिंदू सभ्यता फली फूलती थी। इसमें मोहरें हैं, यौगिक मुद्राएं, अग्निदेवियां और हिंदू धर्म के प्रारंभिक रूपों में जो भी देवी देवता के स्वरूप मिलते हैं वो यहाँ मिलते हैं। मेहरगढ़ में मूर्तियां और पूजा के साक्ष्य भी हिंदू धर्म की यहाँ प्राचीन परंपराओं से संबंधित माने जाते हैं। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में बलूचिस्तान में इस वैदिक सभ्यता का प्रभाव देखने को मिलता है। मौर्य काल तक भी यह सब कुछ कायम था। बलूचिस्तान में हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं और ये से साफ है कि यहाँ पर कभी हिंदू धर्म फला फूलता था। यहाँ की जो ब्राह्मी जनजाति है उसे द्रविड़ मूल की माना जाता है और हिंदू धर्म के तत्व ये इनके रीति रिवाजों में आज भी मिलते हैं। कुछ हिस्सों में ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से जुड़े क्षेत्रों में यहाँ बौद्ध सभ्यता के भी दर्शन मिलते हैं। जो क्षेत्र गांधार क्षेत्र के निकट थे वहाँ बौद्ध धर्म और गांधार कला का विकास हुआ था। यहाँ के बौद्ध स्तूपों, विहारों और मूर्तियों के अवशेष भी मिलते हैं जो बौद्ध धर्म के प्रभाव को दिखाते हैं। बलूचिस्तान में सूत, कांगेडोर और अन्य स्थलों पर बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष भी मिले हैं। ये स्थल 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं ईसा पूर्व तक के बौद्ध धर्म के प्रभाव को दिखाते हैं। 7वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम का आक्रमण हुआ और इसके बाद यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म का धीरे धीरे प्रभाव शुरू हो गया था। बलूचिस्तान में इस्लाम के आने के बाद बौद्ध विहार और हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे। 7वीं शताब्दी तक यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म फल फूल रहा था, लेकिन 11वीं शताब्दी आते आते तक यहाँ इस्लाम धर्म प्रमुख धर्म बन चुका था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बलूचिस्तान में इस्लाम का प्रवेश 7वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ, जब अरब सेना ने उमाय्याद खलीफा के अधीन इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। 644 ईस्वी में खलीफा उमर के शासनकाल में अरब सेनापति हकीम इब्न जबला ने मकरान यानी बलूचिस्तान का तटीय क्षेत्र उस पर कब्जा कर लिया था और यह क्षेत्र उस समय सासानी साम्राज्य और स्थानीय हिंदू बौद्ध शासकों के अधीन था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में यहाँ पर हमला किया और इस्लाम के प्रसार में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मोहम्मद बिन कासिम जो कि उमय्याद खलीफा का सेनापति था, उसने 1177 ईस्वी में सिंध और मकरान पर विजय प्राप्त कर ली थी और मकरान को इस्लामी शासन का हिस्सा बना दिया गया था और यहाँ इस्लाम का तब प्रचार शुरू हुआ। मकरान इस्लाम के लिए एक प्रवेश द्वार बना जिससे बलूचिस्तान के अन्य क्षेत्रों में भी इस्लाम फैलने लग गया था। बलूचिस्तान में लोगों में इस्लाम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया तलवार, व्यापार, सूफी प्रभाव और सामाजिक एकीकरण के मिश्रण से हुई थी और विशेष तौर पर तलवार की धार से यहाँ इस्लाम फैलाया गया था। जजिया कर जब लोगों पर लगाया गया जो कि गैर मुस्लिम थे, तो इसके बाद कुछ लोगों को आर्थिक कारणों से भी इस्लाम में जाने पर मजबूर होना पड़ा था। हालांकि बलूचिस्तान के कई हिस्सों में स्थानीय जनजातियां लंबे समय तक स्वतंत्र रही और बाद में इनको भी जबरन इस्लाम में धकेल दिया गया था। आज बलूचिस्तान का प्रमुख धर्म इस्लाम है, जिसमें सुन्नी और शिया दोनों शाखाएं शामिल हैं। बलूच और ब्राहुई ये जनजातियां यहाँ पे मुख्य तौर पर हैं। इसके अलावा पठान भी हैं। आज का बलूचिस्तान एक विविध और बहुजातीय क्षेत्र है जो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में कई प्रमुख जातियां और जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें बलूच, पठान या पश्तून और ब्राहुई सबसे अधिक हैं। इसके अलावा कुछ छोटी जनजातियां भी हैं।
और कुछ अन्य समाज भी हैं। यहाँ की भाषा, सामाजिक संरचना अलग अलग है और जो कि इनको अलग पहचान पाकिस्तान से देती है। यदि हम इन जनजातियों की बात करें तो बलोच या बलूच भी जिनको कह सकते हैं, बलूचिस्तान की सबसे बड़ी और प्रभावशाली जातीय समूह है। वे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मकरान, कालात और सिरी क्षेत्र में रहते हैं। ईरान के सिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान के कंधार व हेलमंद प्रांतों में निवास करते हैं। बलोच की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है, जो कि अफगानिस्तान में 5%, ईरान में 15 से 20% और पाकिस्तान में 70 से 80% रहते हैं। ये मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ और इनकी भाषा बलूची है, जो कि एक उत्तर पश्चिमी ईरानी भाषा है और इसमें कई बोलियां हैं जैसे मकरानी, राखशानी और सुलेमानी। बलोचों में प्रमुख तौर पर जो उपजनजातियां हैं उनमें बुख्ती, मर्री, रिंद, राखशानी, मंगाल और जिक्री शामिल है और ये अधिकतर सुन्नी मुस्लिम हैं। वैसे कुछ शिया और जिक्री संप्रदाय के लोग भी हैं। दूसरा जनजातीय समूह है पठान या पश्तून। ये पूर्वी बलूचिस्तान, क्वेटा, जोबा, नोरा लाई, पिशिन और चमन में रहते हैं और इनकी बलूचिस्तान की आबादी का कुल लगभग 20 से 30% है। वे अफगानिस्तान के कंधार, हेलमंद में भी रहते हैं। इनकी भाषा पश्तो और एक पूर्वी ईरानी भाषा है। इनकी जो उपजनजातियां हैं उनमें काकर, अचकरजई और तारिन और पानी आदि शामिल हैं और ये अधिकतर सुन्नी मुस्लिम हैं। और तीसरा जो जनजातीय समूह है वो है ब्राहुही। यह बलूचिस्तान की तीसरी प्रमुख जनजातीय समूह है और यह खासतौर पर कालात, खुजदार और मुस्तंग क्षेत्रों में रहते हैं और इनकी आबादी बलूचिस्तान की 10 से 15% है। और इनकी जो भाषा है यह द्रविड़ भाषा है, जो कि दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं में से एक है, जैसे तमिल है, तेलुगु है। यह बलूचिस्तान की एक अलग भाषा समूह की भाषा है। इनकी जो उपजनजातियां हैं उनमें जहरानी, मंगल, सासोली आदि शामिल हैं और ये अधिकतर सुन्नी मुस्लिम हैं, लेकिन कुछ लोग स्थानीय सूफी परंपराओं का भी पालन करते हैं। बलूचिस्तान में हिंदू और सिखों की भी एक छोटी सी आबादी है, जो कि यहाँ की कुल आबादी का 0.41% है, जो कि मुख्य तौर पर लालबेला, क्वेटा और ग्वादर जैसे शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। हिंदू समाज मुख्य तौर पर व्यापारी और शहरी क्षेत्रों में रहता है और हिंगलाज माता मंदिर भी इसी क्षेत्र में है। इसके अलावा यहाँ पे एक और समाज है लूरी। यह ईरान के सिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत में और कुछ हद तक पाकिस्तानी बलूचिस्तान में भी रहते हैं और इनकी भाषा है लूरी, जो कि ईरानी भाषा है। इसके अलावा जट, यह भी एक छोटा सा समाज है जो कि बलूचिस्तान के दक्षिणी हिस्सों में लसबेला और ग्वादर में रहता है। जाट मुख्य रूप से कृषक और मछुआरे हैं और इनकी संस्कृति सिंध और बलूचिस्तान के मिश्रण को दर्शाती है। इसके अलावा एक आबादी है सिंधी। यह बलूचिस्तान के दक्षिण हिस्सों में हस और लसबेला में रहता है, जो कि सिंध से सटा हुआ है। ये सिंधी भाषा बोलते हैं और इसमें इनकी सिंध की सूफी और हिंदू परंपराओं का इन पर प्रभाव दिखता है। इसके अलावा एक है हजारा। यह आबादी भी का एक छोटा सा समाज है और यह मुख्य तौर पर क्वेटा और उत्तरी बलूचिस्तान में रहता है। इनकी भाषा हजारा, हजारगी यानी जो फारसी है उसी से मिलती जुलती है और ये अधिकतर शिया मुस्लिम है। तो यह है बलूचिस्तान की प्रारंभिक जानकारी। लेकिन बलूचिस्तान अलग देश क्यों बनना चाहता है? क्यों पाकिस्तान के शासक उन पर अत्याचार करते हैं? यह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ,
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।